उनका नाम था शिवदेव सुमन। इनकी माता का नाम तारा देवी था और पिताजी का नाम हरिराम बडोनी था। इनके दो भाई भी थे, कमल नारायण बडोनी और परशुराम बडोनी, और एक इनकी बहन थी गायत्री देवी। क्या थी? गायत्री देवी। तो ये बचपन से ही बहुत ही होनहार बालक थे। इनके पिताजी वैद्य थे और सन 1919 में जब टेरी में हैजा की बीमारी फैली तो इनके पिताजी हैजा के उपचार के लिए गांव गांव गए, और क्योंकि हैजा एक कम्युनिकेबल डिसीज है, संक्रामक बीमारी है, और उनकी शहादत हो गई, वो मर गए वो हैजा की बीमारी से। उस समय सुमन की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष। सारा लालन पोषण का भार उनकी माता तारा देवी पर आ गया। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए उन्हें देहरादून भेजा। देहरादून में उन्होंने पठन पाठन के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई भी। उसके बाद उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय भेजा गया, वहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह दोनों गांव लौट आए। सन 1938 में उनकी शादी विनय लक्ष्मी से करा दी गई। किससे करा दी गई? विनय लक्ष्मी से करा दी गई। और 1938 में ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित श्रीनगर एक सम्मेलन में सभा को संबोधित करने आ रहे थे, तो वहां उन्होंने अपना एक क्रांतिकारी भाषण दिया गढ़वाल की एकता के संदर्भ में। किसकी एकता के संदर्भ में? गढ़वाल की एकता के संदर्भ में उन्होंने कहा था, यदि गंगा मैया भी हमें मिलाने के बजाय अलग करने की कोशिश करेगी तो हम गंगा मैया को ही काट देंगे। इतने क्रांतिकारी वो नेता थे। फिर 1939 में उन्होंने टेरी प्रजामंडल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? टेरी प्रजामंडल की स्थापना की। और 1939 में ही पंजाब के लुधियाना में एक राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे। वहां उन्होंने टेरी प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और अपना भाषण दिया। तो वहां उनका मुख्य मुद्दा यह था कि हिमालयी राज्यों की दुर्दशा क्या है, वहां कौन सी परेशानियां हो रही हैं, और राजशाही से हमें क्या परेशानी हो रही है। जब वो वहां से वापस आए तो सन 1942 में वो गांधी जी से मिलने सेवाग्राम पहुंच गए, क्योंकि 1942 में क्या हो रहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था। इसका मतलब वो केवल टिहरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे, वो एक ग्लोबल नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा रहे थे। लेकिन सन 1942 में जब वो वापिस आ रहे थे, देवप्रयाग में उन्हें गिरफ्तार किया गया और वहां उन्हें 10 दिन की जेल में रखा गया। कितने दिन की जेल में रखा? और देवप्रयाग से उन्हें फिर देहरादून की जेल में शिफ्ट किया गया, जहां वो काफी दिनों तक जेल में रहे। और उस कितने दिन तक? लगभग 75 दिन तक उन्होंने वहां जेल की सजा काटी। उसके बाद उनको आगरा की जेल शिफ्ट किया गया और आगरा की जेल में उन्होंने 15 महीने तक वो जेल में रहे। लेकिन इस क्रांतिकारी नेता को कोई दीवारें, जेल की दीवारें नहीं थाम सकती हैं। जैसे उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, वो वहां से वापस आए और उन्होंने टिहरी में राजशाही के खिलाफ, राजा के जो जुल्म के उसके खिलाफ भाषण देना शुरू कर दिया। राजा को गुस्सा आया क्योंकि राजा के खिलाफ बोल रहे थे। उनका कहना था कि किसानों की जमीन क्यों हड़पी जा रही है, किसानों से अतिरिक्त कर क्यों लिया जा रहा है, इसके खिलाफ वो बोले थे। तो राजा ने उन्हें 1943 में गिरफ्तार कर दिया। कब गिरफ्तार हुए? 1943 में। और तब भी वो नहीं माने, वो अपना राजा के खिलाफ बोलते रहे। इसीलिए सन 1944 में उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला। किसका मुकदमा चला? और राजद्रोह का जैसे मुकदमा चला, 3 मई 1944 को उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, जेल में अनशन शुरू कर दिया। उनकी 3 मांगे थी कि प्रजामंडल को मान्यता मिले। जो प्रजामंडल की स्थापना उन्होंने 1939 में की थी, उसको क्या मिले? प्रजामंडल को मान्यता मिले। मुझे पत्रकार या चिट्ठी पत्र लिखने का, पत्रकारिता से रोका जाए, और मेरे खिलाफ जितने भी झूठे मुकदमे लगा रखे हैं, इनकी सुनवाई स्वयं राजा करे। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और अंत तो क्या हुआ? उन्होंने भूख पानी
से वो तड़पते रहे और 84 दिन तक वो जेल में रहे। कितने दिन तक? यहाँ तक कि खाने पीने में उन्हें कई बार भूसे की रोटी के साथ अन्य चीजें भी मिलाकर दी जाती थी, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया, खाना नहीं खाया। और उनकी जो बेड़ियां थी बहुत ही सशक्त बेड़ियां थी, बहुत ज्यादा वजन वाली बेड़ियां थी। लगभग 37 शेर की बेड़ियां उनके हाथ पैर पर लगी। 37 शेर का मतलब है 16.5 किलो वजन की बेड़ियां उनके पास लगी हुई थी। और उन्हें सोने के लिए मात्र एक गीला कंबल दिया जाता था। कौन सा कंबल दिया जाता था? गीला कंबल उन्हें दिया जाता था। अंत तो गत्ता 25 जुलाई 1944 को वो हमेशा के लिए विदा हो गई। आनंद फानंद में टीरी के राजशाही ने उन्हें उसी गीले कंबल में लपेटा और भिलंगना नदी में प्रवाहित कर दिया। जब लोगों को इस बात का पता चला तो राजा के खिलाफ आंदोलन बिगुल हो गया, बहुत ज्यादा विद्रोह शुरू हो गया। इसी क्रम में 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत भारत का अभिन्न अंग बन गया, भारतीय संघ में विलय हो गया। इस प्रकार से हमें